हाँ जी, राधे राधे। कैसे हो सब? मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलो ठीक है। प्राचीन सभ्यता पढ़ लो पहले। आपकी एक प्राचीन सभ्यता हो रखी है, अगली पढ़ा देता हूं मैं। कोई नहीं, लेकिन शेड्यूल फिर डलवाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, प्राचीन सभ्यताएं पढ़ा देता हूं। मैं भी ठीक हूं बेटा जी। प्राचीन सभ्यता पढ़ानी है, यस या नो बोलो। इसके वीडियो पड़े हैं बेटा जी, मैं तो पूरा करवा दूंगा, लेकिन सर ने ये बोला कि 2 बार करवाने से कोई फायदा नहीं। आज स्मार्ट लग रहे हो। अरे बेटा जी, ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं तो वही पहले वाला ही हूँ। पूनिया जी, कछवा वंश के वीडियो बाकी के पड़े हैं। ये आपके कहने पर इतने में शासक मैंने पढ़ाए हैं। सर ने ये कहा 2 बार नहीं पढ़ा सकते। मेवाड़ वाला डलवा दूंगा, मैं कल जाऊंगा सर के पास। मनीष बोल रहा है कि सभ्यता पढ़ा दो। आप एग्री हो तो सभ्यता पढ़ाऊं, आप कहो तो। हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने पूनिया जी कि इतना दिन क्यों किया, टाइम वेस्ट हो गया। अरे मालिक, आपने ही कहा था कि कुछ शासक हमें लाइव पढ़ाओ। मतलब आपके एक्सक्यूज कभी खत्म नहीं होंगे, खुद ये नहीं सोचते कि हमने क्या बोला था पिछली क्लासों में। प्राचीन सभ्यताएं, एक सभ्यता आपकी हो रखी थी, वो है कालीबंगा की सभ्यता। ये कंप्लीट है, आपके पास वीडियो है। आज अपन पढ़ेंगे दूसरी सभ्यता। और दूसरी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर दूसरी सभ्यता का नाम आएगा बैराट की सभ्यता। जयपुर। आपने ये कहा था कि कुछ शासक पढ़ा दो लाइव, बाकी वीडियो से पढ़ लेंगे। मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ शासक पढ़ा दो। मैंने सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह तक आपको पढ़ा दिया। अब बाकी बच्चे हैं कुछ नाम मात्र के शासक, उनके वीडियो डले हुए हैं और मेरे द्वारा ही पढ़ाए हुए हैं। अब हर बात की जिद तो मेरे पास तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं। मुझे तो जो सर ऑर्डर देते हैं मैं वो करता हूं। अब वो तो आप सर से बात करो, आपने मेरे से रिक्वेस्ट की। वैसे तो मैंने गलत की कि मैंने सर के पास आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। नहीं, आप मुझे क्या लेना था, मुझे तो ये बदला गया था जो सिलेबस बाकी है वो पढ़ाओ आप। लेकिन मैंने कहा बच्चे चाह रहे हैं कि कुछ, वो भी मैं नहीं पढ़ाया है। वही चीज वो है वहां पढ़ाई हुई, यही लाइव में है। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके डाउट कर लो, और तो क्या करो। चलो छोड़ो। यहां पर बात करें हम बैराट की सभ्यता की। देखो, बैराट सभ्यता की बात की जाए तो बैराट सभ्यता की खोज की गई 1936 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसकी खोज की गई थी 1936 ईस्वी में, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। फिर बात करते हैं खुदाई की। 1962-63 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई दो इतिहासकारों के द्वारा।
एक का नाम है नील रतन बनर्जी, और दूसरा है कैलाश नाथ दीक्षित। तो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा इनकी खुदाई की गई। यहां पर बात करें स्थल की कि यह स्थल कहां पर है, तो बैराट का स्थल है जयपुर जिले में है। बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है कि इसकी खोज 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। खुदाई की बात करें तो 1962-63 ईस्वी में इसकी खुदाई नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा की गई थी। और स्थल की बात करें तो स्थल जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, और बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा कहा जाता है। फिर बात करें इसकी विशेषताएं, तो इस सभ्यता की पहली विशेषता है कि यह सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता थी। यानी इस सभ्यता के काल में लोहे धातु का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको लोहे युगीन सभ्यता कहा गया। दूसरी विशेषता की बात करें तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर यह एक जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए पद्धति काम में ली जाती है, जिसको C14 या कार्बन 14 पद्धति कहा जाता है। इसके आधार पर इस सभ्यता का समय 600 ईसा पूर्व बताया गया। 600 ईसा पूर्व बताया गया। तो याद रखना कि सभ्यता का समय कितना माना गया, 600 ईसा पूर्व। तो ये दो इसकी विशेषता हो गई कि यह एक तो लोहे युगीन सभ्यता थी, और एक यहां पर कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का समय कितना बताया, 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, इस सभ्यता का संबंध निम्न कालों से माना गया। अब कौन कौन से काल हैं जिनसे इस सभ्यता का संबंध माना गया है, उनकी बात करें तो बैराट का संबंध एक तो महाजनपद काल से माना गया। दूसरा संबंध माना गया महाभारत काल से। तीसरा संबंध माना गया है वर्धन काल से या हर्षवर्धन काल से। 4 नंबर का संबंध माना गया है मौर्य वंश से। और 5 नंबर का संबंध था गुप्त वंश से। इनसे माना गया है कि बैराट का संबंध है वह महाजनपद काल से माना गया, महाभारत काल से माना गया, हर्षवर्धन के काल से माना गया, मौर्य वंश से माना गया और गुप्त वंश से माना गया। अब मैंने यहां पर बताया कि सभ्यता का संबंध इनसे माना गया है, तो इसका मतलब इनका कोई ना कोई बैराट से माना गया है। और वो कैसे माना गया उनकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करें महाजनपद काल की। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, महाजनपद काल की। देखो महाजनपद काल का समय भी 600 ईसा पूर्व माना गया है। यदि आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो इंडियन हिस्ट्री में आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी, और वैदिक सभ्यता को एक इतिहासकार था विंटर निज, और विंटर निज नामक इतिहासकार ने वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा।
एक ऋग्वैदिक सभ्यता और एक उत्तर सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इस सभ्यता में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? जन होती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जनपद हुई, यानी जन का नाम बदलकर उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया? जनपद कर दिया। लेकिन वैदिक सभ्यता की समाप्ति के बाद ये जनपद थे वो अधिक विस्तृत हो गए, बड़े हो गए और अधिक शक्तिशाली भी हो गए। जब अधिक विस्तृत और शक्तिशाली हुए तो इसे माना जाता है कि वह अपनी अलग अलग सत्ता स्थापित कर ली, और वह काल क्या किस नाम से जाना गया? महाजनपद काल से। तो जनपद का नाम बदलकर क्या कर दिया? महाजनपद काल। अब भारतीय इतिहास में दो ग्रंथ थे जिसमें एक का नाम है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या हुआ कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला। तो भारतीय इतिहास में इन दोनों अभिलेखों में, इन दोनों ग्रंथों में बताया गया कि भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद हुए, और 16 महाजनपद हुए तो इनमें एक जनपद था मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो पहला संबंध मैंने आपको बताया कि बैराट का संबंध किससे माना जाता है? महाजनपद काल से। और महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और बैराट का दूसरा नाम क्या माना जाता है? विराटनगर माना जाता है। तो एक संबंध आ गया महाजनपद काल से। दूसरा संबंध देखते हैं महाभारत काल से। देखो, महाभारत काल की यदि बात की जाए तो महाभारत काल में क्या था कि पांडवों और कौरवों के मध्य जब जुआ खेला जा रहा था, दूत युद्ध जिसको कहते हैं, वो हुआ। तो उसमें क्या हुआ था कि यहां पर पांडवों को कौरवों ने क्या किया? दूत युद्ध में पराजित कर दिया। जब दूत युद्ध पराजित किया तो उनको 12 वर्ष का वनवास दिया गया था। कितने वर्ष का वनवास दिया गया? 12 वर्ष का वनवास दिया गया। किनको? पांडवों को। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला। अब 12 वर्ष का वनवास यहां पर दिया गया, तो इस वनवास की एक शर्त हुआ करती थी कि ये वनवास तभी पूरा माना जाएगा जब 12 वर्ष के वनवास के बाद वह 13वां वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताएंगे। और 13वां वर्ष जो अज्ञातवास होता था उसमें उन लोगों को छद्म वेश में बिताना होता था। छद्म वेश का मतलब होता है अपनी पहचान छुपाकर, कि कोई भी व्यक्ति यदि उनको पहचान लेता है कि ये लोग पांडव हैं तो उनको पुनः 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। फिर 13वां वर्ष वही अज्ञातवास, और अज्ञातवास में यदि कोई पहचान लेता है तो फिर 12 वर्ष का वनवास। यानी यदि 13वां वर्ष अज्ञातवास छद्म वेश में नहीं बिताया तो इसका मतलब उनका वनवास पूरा नहीं होगा और उनको बार बार 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना होगा। अब इन्होंने, पांडवों ने जब 12 वर्ष का वनवास बिताया तो उन्होंने क्या किया कि 13वां वर्ष छद्म वेश में बिताया। कहां? बैराट के राजा विराट के यहां। अपनी पहचान छुपाकर इन्होंने क्या किया था कि 13वां वर्ष बिताया। तो महाभारत काल में पांडवों ने कहां पर? बैराट के राजा के यहां पर अपना अज्ञातवास बिताया था। इसलिए इसका संबंध किससे माना गया? महाभारत काल से। हर्षकाल। देखो, हर्षकाल की बात की जाए तो हर्षकाल में क्या था कि दूसरा चीनी यात्री भारत आया था, और दूसरा चीनी यात्री कौन सा था? हेनसांग। दूसरा चीनी यात्री कौन सा था? हेनसांग। तो हेनसांग की बात करें तो हेनसांग चीन से चला क्या लक्ष्य से लेकर? बौद्ध स्थलों की यात्रा करना, और बौद्ध स्थलों की यात्रा करता हुआ बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी एकत्रित करना। तो ये चीन से बौद्ध स्थलों की यात्रा करता करता कहां से गया? भारत आ गया। और जब भारत आया तो भारत में उस समय प्रशासन का प्रमुख केंद्र था कन्नौज।
भारत का प्रशासन का प्रमुख केंद्र क्या? कन्नौज। कन्नौज में कौन से वंश का शासन? वर्धन वंश का शासन। कौन से वंश का शासन? वर्धन वंश का शासन। और वर्धन वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन। यहां का शासक कौन? हर्षवर्धन। वैसे लिखवाऊं? चलो आगे लिखवाता हूं मैं। अब जो पढ़ा दिया वो तो छोड़ो, आगे बताता हूं मैं। तो मैंने बताया हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल की बात करें, इसके काल में दूसरा चीनी यात्री बौद्ध स्थलों की यात्रा करता हुआ कन्नौज आया। जहां का शासक जहां का शासक हर्षवर्धन था। अब यह कन्नौज आया और वहां का शासक हर्षवर्धन था, तो ये किस लक्ष्य को लेकर? बौद्ध स्थलों की यात्रा करना और बौद्ध धर्म। सही है बेटा जी, माइक तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं सेल और बदल लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। अब चेक करना, देखिए सही आ रही है? सही आ रही है? कट थोड़ी रही है। चलो ठीक। तो ये बोधि स्थलों की यात्रा करता हुआ आ रहा है। बताना, थोड़ी देर में पढ़ाता हूं। तो जब बोधि स्थलों की यात्रा करता हुआ ये कन्नौज आया, तो कन्नौज में आने के बाद इसको पता चला कि राजस्थान में बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं। प्रसिद्ध केंद्र है। और बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं। तो उनकी यदि हम बात करें, तो वो दो बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं? उसमें एक तो आपके भीनमाल था। और भीनमाल कहां पर? जालोर। और दूसरा था बैराट। और बैराट कहां पर था? जयपुर। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध केंद्र हो गए, एक भीरमाल जालोर में और बैराट जयपुर में। अब यहां पर यदि बात की जाए, तो हेनसांग सबसे पहले भीनमाल की यात्रा करता है। हेनसांग राजस्थान में
सबसे पहले भीनमाल की यात्रा करता है। अब सबसे पहले ये जब भीनमाल की यात्रा की तो इन्होंने क्या किया कि भीनमाल को अपने ग्रंथ सी युकी में, हिंसांग का ग्रंथ कौन सा था, सी युकी, और सी युकी में इसको पीलो मोलो कहा, पीलो मोलो। और मैंने यहां पर बताया कि हिंसांग का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो ग्रंथ कौन सा था, सी युकी। तो याद रखना कि इसने अपने ग्रंथ सी युकी में भीनमाल को किस नाम से संबोधित किया था, वो पिलो मोलो नाम से संबोधित किया। अब यहां से ये भीनमाल की यात्रा करता है, फिर बैराट गया, और बैराट को इन्होंने क्या लिखा कि अपने ग्रंथ में बैराट को इसने पार यात्र लिखा। तो याद रखना हेनसांग ने बैराट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया, और वह शब्द प्रयोग में लिया वो शब्द कौन सा था, पार यात्र। तो इसने बैराट को क्या कहा था, पार यात्र कहा था। तो भीनमाल को पिलोमोलो कहा और इसको पार यात्र कहा। तो ये संबंध हो गया किससे, वर्धन काल से हो गया। अब चौथा और पांचवा संबंध था मौर्य काल और गुप्त काल से। और मौर्य काल और गुप्त काल की बात करें तो मौर्य वंश तथा गुप्त वंश से का साम्राज्य बैराट तक फैला हुआ था, फैला हुआ था। तो याद रखना कि मौर्य वंश और गुप्त वंश का साम्राज्य पी लो, ये तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो, आप क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हो पूरा लिखो। क्वेश्चन पूरा टाइप करो फिर मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, तो यहां पर बैराट की सभ्यता का संबंध मैंने बताया 5 कालों से, एक महाजनपद काल से, एक महाभारत काल से, एक हर्षवर्धन के काल से, एक मौर्य वंश से, और प्रतिहार का क्या बताऊं। नहीं, बैराट को कहने का जो शब्द सामने आया, बैराट के लिए एक ही शब्द है, पारयातर, और कोई दूसरा शब्द प्रयोग भी नहीं लिया गया। और पीलो मोलो जो शब्द है वो भीनमाल के लिए राजस्थान में 2 ही शब्दों का प्रयोग किया गया था, हिंसांग ने, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बात करें तो बैराट की खुदाई से, बैराट की खुदाई से पुरातात्विक महत्व की 3 पहाड़ियां मिली। कितनी पहाड़ियां मिली, पुरातात्विक महत्व की 3 पहाड़ियां मिली। और 3 पहाड़ियों की यहां पर बात की जाए कि बैराट की खुदाई से पुरातात्विक महत्व की ये 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, उसमें पहली है बीजक डूंगरी, दूसरी है भीम डूंगरी, और तीसरी है महादेव या गणेश डूंगरी। बीजक डूंगरी,
भीम डूंगरी, गणेशिया, महादेव डूंगरी। तो यहाँ से पुरातात्विक महत्व की बैराट से 3 पहाड़ियां मिली। पहली है बिजक डूंगरी, दूसरी है भीम डूंगरी और तीसरी है गणेशिया महादेव डूंगरी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बिजक डूंगरी के बारे में। देखो यहाँ पर बिजक डूंगरी की बात करें तो बिजक डूंगरी की जो खुदाई प्रारंभ में की थी वह प्राचीन सभ्यता के लिए नहीं की, क्योंकि अपने भारतीय इतिहास में एक शासक हुआ, मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक है। एमसीक्यू में सर को बोलूंगा डाल देंगे। तो भारतीय इतिहास का पहला शासक अशोक था, सम्राट अशोक, जिसने भारतीय इतिहास में पहली बार अभिलेख स्थापित किए। क्या स्थापित किए थे? अभिलेख। अब भारतीय इतिहास का पहला शासक अशोक, जिसने ईरान के राजा दारास से प्रेरित होकर भारतीय इतिहास में पहली बार अशोक अभिलेख स्थापित किए। अब इन्होंने अभिलेख स्थापित किए तो इन अभिलेखों की भाषा और लिपि अलग अलग थी। अशोक ने जो अभिलेख स्थापित किए उसमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ, जिसमें ब्राह्मी थी, ख्रोष्टी थी, अरेमाइक थी और यूनानी थी। और यदि भाषाओं की बात करें तो इनकी भाषा प्राकृत थी, यूनानी थी और अरेमाइक थी। तो इस प्रकार से 4 लिपि और 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया। और यहां पर 4 लिपि और 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ तो फिर अशोक के अभिलेखों का पता सबसे पहले 1750 ईस्वी में एक इतिहासकार था, और 1750 ईस्वी में इतिहासकार का नाम था टीफेंटलर। और फिर इन्होंने इन अभिलेखों की खोज की और इनको पढ़ा 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। तो इनका पता लगाया 1750 ईस्वी में टीफेंटलर ने। हाँ जी। क्वेश्चन है लिपि और भाषा में क्या अंतर है? मैंने शायद आपको बताया भी था पहले, आपने ध्यान नहीं दिया कि बोलने का जो भाव होता है वो भाषा कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मेरी क्या है? भाषा। और इस बोलने के भाव को यदि मैं लिखता हूं तो ये क्या कहलाती है? मेरी लिपि कहलाती है। अब जैसे वर्तमान में मैं बोल रहा हूं वो हिंदी भाषा है, और जो मैं लिख रहा हूं वो देवनागरी लिपि है। तो लिखने का भाव लिपि कहलाता है, और बोलने का भाव क्या कहलाता है? भाषा। जो बोला जाए वो आपकी लैंग्वेज है, और जो लिखी जाए वो आपकी क्या है? लिपि है। तो लिपि और भाषा में इतना ही अंतर है कि बोलना भाषा कहलाता है, लिखना लिपि कहलाता है। तो इन्होंने 1750 ईस्वी में टीफेंटलर ने क्या किया था? अभिलेखों का पता लगाया। इनको पढ़ा कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। यहां पर सबसे पहले बिजक डूंगरी की खुदाई हुई 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में एक इतिहासकार था, और इतिहासकार का नाम था कैप्टन बर्ट। इस कैप्टन बर्ट ने क्या किया कि अशोक के अभिलेखों का पता लगाने के लिए 1837 ईस्वी में बिजक डूंगरी की खुदाई की। कैप्टन बर्ट ने अशोक के अभिलेखों का पता लगाने के लिए बिजक डूंगरी की खुदाई की। बिजक डूंगरी की खुदाई की।
अब देखो, प्राचीन सभ्यता तो 1936 ईस्वी में खोजी गई, लेकिन बीजक डूंगरी की खुदाई तो 1837 ईस्वी में कैप्टन बट ने ही कर ली थी। बोली और भाषा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेम में कुछ अंतर है। हाँ, चाहिए कि मुझे? बोलियां स्थानीय बोलियां होती है, भाषा नेशनल या स्टेट लेवल की होती है। स्थानीय बोलियां जो मतलब जैसे बागड़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, फिर मेवाती हो गई, ये अलग अलग बोलियां हैं, ये स्थानीय हैं। और भाषा या तो स्टेट लेवल की होती है या नेशनल लेवल की होती है। जैसे अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अब राजस्थानी स्टेट लेवल की भाषा होनी चाहिए। काई दियो सर चुपके से, बेटा क्यों कुन दियो, पेन ड्राइव दी। स्टूडियो में और कौन से यहाँ पे कोई चीज आएगी? पेन ड्राइव मांग रहे थे तो पेन ड्राइव निकाल के दे दी। देने के लिए मेरे पास क्या है? तो स्थानीय बोलियां होती हैं और स्टेट और नेशनल लेवल की भाषा होती है। आप बड़ा ध्यान रखते हो, क्या दिया क्या लिया। आ जाए वापस। तो इसने क्या किया, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने अशोक के अभिलेखों का पता लगाने के लिए बीजक डूंगरी की खुदाई की। है ना, इंडिया में नेशनल लेवल लैंग्वेज हिंदी है। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी, मदर टंग हिंदी है ना अपनी। ये अटपटे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। और ये तो सबको पता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। शाबाश। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है और नेशनल गेम भी नहीं है? फिर हॉकी क्या है? तो जरा एक्सप्लेन करो मेरे को आप, कि हॉकी क्या है और हिंदी को क्या कहेंगे हम? सर यस सर, वो मदर टंग है, नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है। राजस्थान में मारवाड़ी ही चलेगी। अरे नहीं, नेहा पूनिया जी ये कह रहे हैं कि भारत में ना तो नेशनल लैंग्वेज है और ना ही नेशनल गेम है। और फिर उन्होंने जवाब दिया कि यस सर, वो तो मदर। सर हॉकी नहीं है इंडिया का नेशनल गेम। तो क्या है बेटा जी, मुझे भी बता दो, थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी मिल जाए। इंडिया का नेशनल गेम क्या है? इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं। अरे हॉकी तो मैं भी बता रहा हूँ जितेंद्र, लेकिन उधर नेहा पूनिया का ये आ रहा है कमेंट कि इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नेहा पूनिया पूछ रही है आज। और वो कह रही है नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो बेटा जी खोज के मुझे भी बताना आप कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है और नेशनल गेम कौन सा है। जो
कम से कम मुझे भी तो पता चले कि आज तक हमारे सर ने जो पढ़ाया वो शायद गलती पढ़ा दिया हमें तो इन्होंने क्या किया कि बीजक डूंगरी की खुदाई की और बीजक डूंगरी की खुदाई की। सही कह रहे हो आप, भूषण की क्लास में रूस गई थी। क्यों रूसी भाई, आप रुसाते क्यों हो? गूगल वाले से मैं बात करूंगा आज, गूगल के सीईओ से, कि क्यों नहीं बता रहा है इंडिया का नेशनल गेम। अरे कोई नहीं है, चलो छोड़ो आप। हॉकी क्या है मुझे तो ये बताओ, और हिंदी क्या है वो बताओ। इन दोनों को एक्सप्लेन करके बता दो, फिर मैं मान जाऊंगा। अच्छा, लड़कियों पर मजाक हो गया तो गुस्सा आ गया नेहा को। अरे, ये इनका अधिकार है गुस्सा करना। कर लिया, कर लेने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। अच्छा, और हॉकी क्या है? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, न कि नेशनल नेशनल लैंग्वेज है। एक सेकंड, 2 मिनट आपकी खराब होंगी। एक सेकंड, एक सेकंड। ये सब ऐसे कैसे लिख रहे हैं? नेहा ऐसे मत रूसो। हाँ जी। नहीं सरवण चौधरी, ऐसी बात नहीं है कि सर लड़कियां आपकी बात सच है तो भी नहीं सच होने देंगी, जिद्दी है। देखो, हट तो ये प्रसिद्ध है प्राचीन काल से। नहीं, मुझे कोई कंफ्यूज नहीं, मेरे पास प्रमाण है। आप गूगल पे ये डालना, अनुच्छेद 350 क, और अनुच्छेद 350 क में ये लिखा हुआ है कि, देखो क्या लिखा हुआ है, कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। किस भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है? मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। और वहां पर अनुच्छेद 350 क में साफ साफ है, वो मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाएगी वो हिंदी में दी जाएगी। ये शब्द संविधान में लिखा हुआ है। गूगल की बात मत करो, आप संवैधानिक बात करो। हाँ, गूगल होता कौन है अपने को नेशनल लैंग्वेज बताने वाला? और जिद तो इनके लिए जरूरी है। सर मेरे पास बड़े एक्ट हैं, 350 का देख लो, एक्ट है तो। सर्वने से मत बोलो, लड़कियों के साथ आप आज तो भी। चलो मैं कल वो सारे आर्टिकल पढ़ के आऊंगा संविधान वाले सर से, फिर देखता हूं क्या लिखा हुआ है उनमें, कि हिंदी का नाम ही नहीं लिखा हुआ क्या। जब मातृभाषा हिंदी नहीं है तो आप शिक्षा किस में दोगे?
पता नहीं आज सच में लड़े हुए हैं क्या आप लोग? लड़ते रहो। ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन मत किया करो कि सर वहां तो ये लिखा हुआ है कि मातृभाषा में शिक्षा दो। तो मातृभाषा बताओ तो सही, किसमें शिक्षा देंगे? शिक्षा अपने एक ही भाषा में जाती है और प्राथमिक शिक्षा केवल हिंदी में जाती है। हिंदी में जाती है तो मातृभाषा कौन सी हुई? हिंदी। इतना तो कॉमन सेंस अपन भी लगा सकते हैं। ओहो सर, मातृभाषा और नेशनल लैंग्वेज में भी तो फर्क है। कैसे बेटा जी? मेरे को भी एक्सप्लेन कराओ, तब तक मैं यहां बताता हूं, मेरा टॉपिक रह जाएगा, टाइम हो गया है। आप कमेंट करते रहो, मैं पढ़ता रहूंगा। क्या फर्क है देखिए, मैं भी देखो आज। तो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने अशोक के अभिलेख का पता लगाने के लिए बीजक डूंगरी की खुदाई की। और जब बीजक डूंगरी की खुदाई की तो उन्होंने क्या किया कि यहां से अशोक का भाब्रू का लघु शिलालेख खोजा। भाब्रू का लघु शिलालेख खोजा। अब देखो, अशोक का भाब्रू का लघु शिलालेख। अच्छा, आभूषण पडली और गोल्ड बहुत अच्छा मिल रहा। हे भगवान। सर मातृभाषा तो सभी की अलग अलग होती है ना, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, मारवाड़ी। मातृभाषा वो होती है जो बच्चा सबसे पहले घर पे माँ से ये नहीं समझा सकता मैं बाप को। मेरे बस की बात नहीं है। किसी अच्छे वाले टीचर को भेजूंगा मैं। यदि आप पंजाबी को और इनको ये कह रहे हो मातृभाषा है, तो फिर मैं नहीं समझा सकता आपको। पॉसिबल नहीं है। अब आ जाए अपने टॉपिक पे। टॉपिक को यही खत्म करो। मुझे नहीं पता आपकी मातृभाषा का, और नहीं पता नेशनल लैंग्वेज का, नहीं पता आपके राष्ट्रीय खेल का। क्योंकि मैं कुछ समझा ही नहीं सकता जब आप उर्दू को और बंगाली को मातृभाषा कह रहे हो। तो न तो मेरे समझाने की क्षमता है, न आपके समझने की क्षमता है। तो अशोक का भाब्रू का लघु शिलालेख खोजा। और जब लघु शिलालेख खोजा तो यहां से यदि बात की जाए तो इस भाब्रू का लघु शिलालेख, देखो भाब्रू का लघु शिलालेख जो खोजा, उसकी बात करें तो इसकी भाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। तो इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। यहां पर बात की जाए तो यह अशोक का भाब्रू का लघु शिलालेख एकमात्र त्रिरत्न अभिलेख माना जाता है। त्रिरत्न अभिलेख माना जाता है। तो यह भाब्रू का लघु शिलालेख अशोक का एकमात्र त्रिरत्न अभिलेख। और त्रिरत्न अभिलेख की बात करें तो यानी इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख मिला। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात करें, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे? एक था बुद्ध, एक था धम्म, और तीसरा था संघ।
तो बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न बताए गए, बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे जैन धर्म यदि आपने पढ़ा है तो वहां पर उसके त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, और चरित्र को ही आचरण कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आ गए, बुद्ध, धम्म और संघ। यानी एक रत्न महात्मा बुद्ध को माना गया, दूसरा रत्न माना गया महात्मा बुद्ध के द्वारा जो धर्म चलाया गया, धम्म का मतलब होता है धर्म से लिया गया है, और यह धर्म जो चलाया बौद्ध धर्म, वो उसका दूसरा रत्न आ गया। और तीसरा रत्न यदि देखा जाए तो तीसरा रत्न है कि बौद्ध धर्म में जो संघ चले, अलग अलग संघ चले, जैसे महायान का अलग चला, यान का अलग चला, तो ये संघ चले थे, ये संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और संघ में आपने बौद्ध धर्म में एक बात और अच्छी पढ़ी होगी, देखो अशोक ने, पता नहीं क्यों अशोक को और बौद्ध धर्म को ऐसे लगता है, अब नाराज मत होना, मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसा नाराज करने की, लेकिन बौद्ध धर्म में संघ में आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को शामिल किया था। बौद्ध संघ में पहले महिलाओं की, तो आर्टिकल तो मैं थोड़ा ही पढ़ता हूँ नेहा जी, आप संविधान वाले स्तर से पूछो, इतिहास की बात पूछो मुझे तो कोई। न मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मुझे पता नहीं मातृभाषा कौन सी है, न मैं संविधान पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता आर्टिकल में क्या है। आप संविधान से, सॉरी, इतिहास से रिलेटेड बातें पूछो, वो मैं खोज सकता हूँ, यदि वो कहीं मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। इतिहास में मातृभाषा का कोई वो नहीं है। तो आप कृपया करके हिंदी वाले सर से, हाँ, पॉलिटिकल सर की क्लास, पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेंगे, वो जीत सर लेंगे, और वो जीतू सर से पूछ लेना। मुझे पता नहीं, आर्टिकल वाले सर से तो, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। मेरे गुरुजनों ने मुझे यही सिखाया है कि बेटा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बेटा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मुझे यही सिखाया है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको वो सही लगे तो मान लो, नहीं मेरे से बड़े कोई गुरुजन मिले तो उनसे पूछ लेना, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। यदि आप मेरी बात से एग्री हो कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो एग्री विथ रहो, यदि नहीं है तो मैं मेरी बात को यही खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तो सिखाया यही गया है कि बेटा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसके अलावा मुझे नहीं सिखाया। अब आप मुझसे उसका प्रमाण मांगो। हाँ, बहुत अच्छी बात कही श्रवण चौधरी ने कि मुझे ही आर्टिकल्स आते तो मैं पॉलिटिकल पढ़ाने लग जाता, हिस्ट्री क्यों पढ़ाता, इसमें क्यों माथापच्ची करता। सही कहा। चलो, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बुद्ध, धम्म और, चलो ठीक है, आप कह रहे हो, आप जिद कर रहे हो तो मैं चेक कर लूंगा, मेरे घर जाके बुक्स में रखी होगी कोई संविधान की बुक कि कहीं आर्टिकल में दे रखा है क्या कि मातृभाषा ये है, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप टेंशन फ्री रहो, मैं पढ़ा लू, अब मेरा टॉपिक रह जाएगा। तो यहां पर बुद्ध, धम्म और संघ का यहां पर उल्लेख मिला, ये बौद्ध धर्म का एकमात्र त्रिरत्न अभिलेख माना जाता है। आगे की यदि बात की जाए तो ऐसे कहा जाता है कि 1840 ईस्वी में इस भाब्रू के लघु शिलालेख को पत्थर से काटकर अलग कर लिया गया था, और पत्थर से काटकर जब अलग किया, हाँ सही कहा, पत्थर से काटकर अलग किया तो यहां से उसको कहां ले जाया गया, बंगाल ले जाया गया, और बंगाल ले जाया गया तो बंगाल में एक सोसाइटी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में है ये, और उस संग्रहालय में इस भाब्रू के लघु शिलालेख को रखा गया। यदि आपको भाब्रू का लघु शिलालेख देखना है तो कलकत्ता जाना होगा, और वहां पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संग्रहालय है, उसमें भाब्रू का लघु शिलालेख रखा हुआ है, जो बौद्ध धर्म का एकमात्र त्रिरत्न अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट, भीम डूंगरी।
सही कहा जितेंद्र की कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 लैंग्वेज हैं, लेकिन वो 22 लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उनको दर्जा दिया गया है संविधान में 22 लैंग्वेजों को, कि आप इन लैंग्वेजों में भारत में कहीं भी काम कर सकते हो। नेशनल लैंग्वेज के लिए एक ही लैंग्वेज आएगी, वो कौन सी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा कहीं मिला तो भीमडूंगरी की बात करें तो भीमडूंगरी की खुदाई 1871 ईस्वी में की गई, और 1871 ईस्वी में की गई किसके द्वारा? एक विद्वान था कालायल। तो याद रखना कि 1871 ईस्वी में एक अन्य विद्वान कालायल ने क्या किया कि भीमडूंगरी की खुदाई की। अब भीमडूंगरी की खुदाई की तो यहां से खुदाई में एक तो शंख लिपि के प्रमाण मिले, शंख लिपि के प्रमाण मिले, और इस शंख लिपि के प्रमाण मिले तो इसी शंख लिपि को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त लिपि के नाम से जाना जाता है। इसे गुप्त लिपि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि शंख लिपि के प्रमाण मिले, और शंख लिपि के प्रमाण मिले तो इसे गुप्त लिपि। देखो शंख आपने देखा होगा मंदिर में शंख होता है, एकदम व्हाइट कलर का होता है, उस पर अक्षर लिखे हुए थे, और जो अक्षर लिखे हुए थे वो नग्न आंखों से नहीं पढ़े जा रहे थे। उनको पढ़ने के लिए किसी यंत्र, किसी दूरबीन की जरूरत पड़ रही थी, लेंस की जरूरत पड़ रही थी। तो उसको किस नाम से जाना गया? गुप्त लिपि के नाम से। यहां से कीचक नामक राक्षस के पद चिन्ह मिले, कीचक नामक राक्षस, पद चिन्ह मिले, जिसका वध भीम ने किया। तो याद रखना कि भीमडूंगरी से कीचक नामक राक्षस के पदचिन्ह मिले थे, और उस राक्षस का वध किसने किया था? भीम ने किया था। फिर आगे बात करते हैं, यहां से हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला, कपड़ा मिला। अब देखो हाथ से बुना हुआ कपड़ा और कपड़ा, ये दो अलग अलग प्रमाण है। ऐसे तो कपड़े के प्रमाण कालीबंगा से भी मिले, क्योंकि कपड़े में लिपटा हुआ उस तरह मिला, लेकिन हाथ से बुना हुआ कपड़ा दो ही स्थानों से मिला है, और दोनों ही स्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक स्थान बालाथल है, बालाथल से भी हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला, और एक स्थान आपका कौन सा है? बैराट, यहां से भी हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला था। नेक्स्ट बात करें, कपड़े में बंधी 36 मोहर मिली। तो यहां से कपड़े में बंधी हुई कुल कितनी मोहर मिली? 36 मोहर मिली। अलग अलग देखना इसको, 36 मोहर मिली तो 36 मोहर में से 8 मोहर पंचमार्क या आहत थी, 8 मोहर पंचमार्क या आहत थी। बच गई कितनी? 28। 28 मोहर इंडो ईरानी शासकों की थी, इंडो ईरानी शासकों की थी। इनमें से 16 मोहर यूनानी राजा मिनेंडर की थी। अब देखना अलग अलग है। हाँ जी अभी बताते, 2 सेकंड में रुक जाओ। तो इनमें से 36 मोहर में से 8 मोहर पंचमारक या आहत थी, 28 मोहर इंडो ईरानी शासकों की थी, और 16 मोहर यूनानी राजा मिनेंडर, एक मिनेंडर आक्रमणकारी आया था उसकी थी। अब यहां पर एक शब्द आया है पंचमारक या आहत। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि सिक्कों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तब तो आपको बताना है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि भारत के प्रारंभिक सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है। तो
हाँ, तो प्रारंभिक सिक्कों की बात करें तो भारत के प्रारंभिक सिक्कों को ग्रीक और यूनानी सेम होते, ईरानी सेम नहीं होते। ईरानी अलग है और ग्रीक और यूनानी सेम है। तो पंचमारक या आहत सिक्के कहा गया। तो भारत के प्रारंभिक सिक्के कौन से हो गए? पंचमारक या आहत सिक्के हो गए। अब पंचमारक या आहत सिक्के इनके नाम क्यों पड़े? ऐसे कहा जाता है कि, हाँ जी, पंचमारक की बता रहा हूं। पंचमारक का मतलब क्या होता है? ऐसे सिक्के जिन पर हाथ से ठप्पा लगाकर जिन सिक्कों का निर्माण किया जाता है वो सिक्के पंचमारक कहलाए। पंच का मतलब मारना और पंच का मतलब हाथ और मार्क का मतलब मार्क करना, हाथ से मार्क करना, इसका मतलब पंचमारक कहलाए। और भारत के प्रारंभिक सिक्कों को हाथ से ठप्पा लगाकर ही बनाया जाता था, इसलिए इनको पंचमारक या आहत सिक्के कहा गया। तो इनसे पहले जो व्यापार होता था वो व्यापार या तो बार्टर सिस्टम से होता था, वस्तु विनिमय से होता था, और वस्तु विनिमय के बाद में जो व्यापार हुआ वो कोडियों के माध्यम से हुआ, और कोडियों के बाद में जो व्यापार हुआ वो सिक्कों के माध्यम से हुआ, और सिक्कों के माध्यम से जो व्यापार हुआ वो सिक्के कहलाए पंचमारक या आहत। अब प्रारंभिक सिक्के अपने यहां पर या तो कांसे के या तांबे के डाले जाते थे। तो सोने के सिक्के किसने डाले? तो इंडो ईरानी शासकों ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के डाले। अब प्रारंभिक जो सोने के सिक्के थे वो बिना लेख युक्त सिक्के थे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा हुआ था। तो पहली बार लेख युक्त जो सोने के सिक्के डाले गए वो लेख युक्त सोने के सिक्के भी इंडो ईरानी शासकों ने डाले। भारत के किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के डाले? तो गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के डाले। फिर यहां से बात करें, यहां से अकबर काल की टकसाल मिली। अब देखो यहां पे एक शब्द है टकसाल। देखो वर्तमान में जो सिक्के डालने का काम करती है उस फैक्ट्री को टकसाल कहते हैं। तो अकबर के काल में सिक्के यहां पर डाले जाते थे। किसमें क्या डाले? क्वेश्चन पूरा लिखो। तो अकबर काल की टकसाल यहां से मिली। फिर एक हुण आक्रमणकारी था मिहिर कुल, और मिहिर कुल ने जब आक्रमण किया तो इसके आक्रमण के कारण ऐसे कहा जाता है कि बैराट सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। एक आपकी डूंगरी बची हुई है जिसका नाम है महादेव डूंगरी या गणेश डूंगरी। इस महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी की अभी पूर्ण रूप से खुदाई नहीं हुई, तो यहां से पुरातात्विक महत्व की कोई सामग्री नहीं मिली। सर आप ढाले बोल रहे हो? हल्दा, सिक्के बनाए नहीं जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। आप कहो कि कोई भी आरबीआई हो चाहे और कोई हो कि टकसाल में सिक्के बन रहे हैं, नहीं, कभी भी सिक्के बनाए नहीं जाते, उनको ढालना ही कहते हैं। और वर्तमान में देवास में है, हैदराबाद में अलग अलग टकसाल है जहां पर आरबीआई सिक्के डालता है। तो यदि ये कहे, जैसे कई बार हिंदी में अशुद्धि पूछी जाती है कि आरबीआई के द्वारा सिक्के बनाए जाते हैं, नहीं, वो कथन आपका, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। हिंदी में वहां पे आएगा कि आरबीआई के द्वारा सिक्के ढाले जाते हैं। ये आपकी बैराट की सभ्यता कंप्लीट, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ढालना, ढालना, ढालना। तो आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे आहड़ की सभ्यता, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आपने, बहुत सारी जिद की, और बेमतलब की जिद की जिसका कोई मतलब भी नहीं है। एग्जाम से ओरिएंटेड कोई बातें पूछा करो। इन चीजों का न तो कहीं कोई अंत है, न कहीं आप प्रमाण मांगो प्रमाण है, और ना ही कोई इस चीजों का सार्थक अर्थ निकलता है, न कभी एग्जाम में पूछना है। ठीक है, वेलकम सब लोगों के लिए, और गुड नाइट। हाँ जी, चेक करूंगा, जरूर चेक करूंगा। आपने कहा है तो पक्का चेक करूंगा।
श्रवण चौधरी क्या लिख रहा है? थैंक यू सर, आपने आज झेला उसके लिए। कोई बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था, मैं चेक करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन ना लो।